गुड मॉर्निंग बच्चों। अकाउंट्स के अंदर नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैंने आपको पहले भी क्लैरिटी दिया हुआ है, अभी भी क्लियर कर देता हूं कि ये जो टॉपिक है वो आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी आएगा और अकाउंट्स में भी आएगा। लर्न करना एक बार है, बट दोनों पेपर के लिए आपको उसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, अगेन ये टॉपिक फाइनल में भी कंटिन्यू रहता है CFR के अंदर, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर। ठीक है, ट्रेडिशनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसका कुछ लिमिटेशंस था और वो लिमिटेशंस को रिमूव करने के लिए ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो बनाया गया है। और वो लिमिटेशंस क्या था? ट्रेडिशनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है? तो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनकम स्टेटमेंट आता है, दैट मींस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एंड सेकंड आता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, दैट मींस बैलेंस शीट। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, उसका कुछ लिमिटेशंस था। और वो लिमिटेशंस क्या था? वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आंसर नहीं दे पा रहे थे। और वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या था कि पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर बिजनेस ने, दैट मींस एंटिटी ने, कितना फंड्स रिसीव किया और उसका सोर्सेस क्या था, और कितना फंड्स अप्लाई किया, दैट मींस यूटिलाइज किया, और कहां कहां पे यूटिलाइज किया। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसका वो आंसर नहीं दे पा रहा था। रीजन क्या था? आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, दैट मींस ट्रेडिशनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसमें जो इनकम स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वो एंटिटी की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर फोकस करता था। किसके ऊपर फोकस करता था? प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर फोकस करता था। यानी पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर एंटिटी ने कितना प्रॉफिट्स अर्न किया है या कितना लॉस इंकर किया है। और जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन था, दैट मींस बैलेंस शीट, वो पोजीशन ऑफ एसेट्स, liabilities and equity at particular point of time एक्सप्लेन करता था। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो ये था कि पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर एंटिटी के पास फंड्स कहां से आए, क्या क्या सोर्सेस है, कितना फंड्स आया, और वो फंड्स कहां पे यूटिलाइज किया, और किस किस जगह पे कितनी अमाउंट में यूटिलाइज किया, उसका वो आंसर नहीं दे पा रहा था। अब बिजनेसमैन के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। मान लीजिएगा कि कोई एंटिटी है, उसका टर्नओवर, दैट मींस रेवेन्यू 25 करोड़ रुपीस है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास सिर्फ 25 करोड़ रुपीस ही आया होगा। क्यों? क्योंकि जितना वो रेवेन्यू बुक करते हैं जरूरी नहीं है कि सभी कैश में हो। ठीक है, उसमें से कुछ पोर्शन कैश का होगा, कुछ पोर्शन क्रेडिट का होगा। क्रेडिट में से इट माइट बी पॉसिबल के कुछ डेटर्स ने करंट ईयर के सेल्स में से आपको पेमेंट किया है, कुछ ओपनिंग डेटर्स में से भी आपके पास से कलेक्शन आया होगा। ठीक है, इट माइट ऑल्सो बी पॉसिबल के आपके जो कस्टमर है उसमें से कुछ कस्टमर्स के पास से आपने एडवांस अमाउंट रिसीव किया हो। अगेन कई बार क्या होता है, बिजनेस को फाइनेंशियल नीड्स होता है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होता है, तो जो प्रमोटर्स होते हैं वो भी मनी कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, अगेन आपका फाइनेंसिंग अरेंजमेंट भी होता है कि आप बैंक के पास से लोन लेते हैं, ठीक है, और फंड्स इंट्रोड्यूस करते हैं। अगेन आप कई बार क्या करते हैं कि आपका सर्टेन एसेट्स है, ठीक है, जो आपने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए रखा था, उसको भी आप रियलाइज करते हैं फंड्स की रिक्वायरमेंट के लिए। आपकी बैलेंस शीट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट भी अलग अलग तरीके का हो सकता है। ठीक है, आप उसको टाइम ड्यूरेशन के बेस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के अंदर। ठीक है, या तो करंट और नॉन करंट का क्लासिफिकेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, और एक क्लासिफिकेशन है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योरिटीज में है और इमूवेबल प्रॉपर्टीज के अंदर है, या तो अदर एसेट्स के अंदर है। ये भी एक क्लासिफिकेशन पॉसिबल है। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, जो आपको अच्छी तरह से उसका मीनिंग समझना है, वो क्या है? ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्या ये वर्ड आपने सुना हुआ है? ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। वैसे तो इन्वेस्टमेंट का क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया, करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। बट इन्वेस्टमेंट का और एक क्लासिफिकेशन है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। कभी ये वर्ड सुना है आपने? ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट? यस, तो क्या हो सकता है उसका मीनिंग? ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब स्टॉक्स एंड सिक्योरिटी, एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब वित्तीय सेवा के सारे। ओके, और कोई आंसर? ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का?
बच्चों जो इन्वेस्टमेंट होता है उसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस आप समझिए, ध्यान से समझिए। इन्वेस्टमेंट में क्या क्लासिफिकेशन हो सकता है, कौन कौन सी चीजें उसके अंदर इंक्लूड हो सकती है, ठीक है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, उसका मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं कि सपोज मुझे मैकडॉनल्ड्स है या तो केएफसी है, ठीक है, उसका फ्रेंचाइजी चाहिए। अब मैं मैकडॉनल्ड्स के पास गया और मैकडॉनल्ड्स मुझे ये कहता है या तो केएफसी मुझे ये कहता है कि मैं आपको फ्रेंचाइजी तभी दूंगा अगर आप मेरी कंपनी के 1 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदेंगे। तो अब मुझे उसका फ्रेंचाइजी चाहिए, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका जो रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई करना पड़ेगा, क्योंकि मैं 1 करोड़ रुपए के शेयर्स नहीं खरीदूंगा तो वो मुझे फ्रेंचाइजी नहीं देगा। तो मैंने क्या किया, 1 करोड़ रुपीस के शेयर्स खरीदे, किसके, केएफसी के या तो मैकडॉनल्ड्स के, और उसके बाद मेरा उसके साथ फ्रेंचाइज एग्रीमेंट हुआ और मैंने क्या किया, फ्रेंचाइज बिजनेस स्टार्ट किया। अब जब तक मैं बिजनेस करूंगा फ्रेंचाइज का, तब तक मैं वो इन्वेस्टमेंट को सेल आउट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे फ्रेंचाइज एग्रीमेंट के अंदर ऐसा लिखा हुआ था कि ये इन्वेस्टमेंट मुझे फ्रेंचाइज पीरियड के दरमियान मेंटेन रखना है। समझ में आया। तो अगर मैंने उसके शेयर्स खरीदे हैं तो किस पर्पस के लिए खरीदे हैं, मेरे फ्रेंचाइज बिजनेस को रन करने के लिए खरीदे हैं, ठीक है। तो वो मेरा इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो गया। वो मेरा इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो गया। और वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट का जो इनकम आएगा, सपोज मैंने शेयर्स खरीदा है उसका डिविडेंड आएगा, या तो मैंने डिबेंचर्स खरीदा है और उसका इंटरेस्ट आएगा, तो वो मेरे लिए ऑपरेटिंग इनकम माना जाएगा, वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। समझ में आया। सेकंड कैटेगरी आता है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि जब बिजनेसमैन बिजनेस करता है, ठीक है, तो उसके बिजनेस के अंदर फंड्स का इनफ्लो आउटफ्लो चलता रहता है। समझ में आया। बिजनेसमैन है तो कई बार ऐसी सिचुएशंस आता है कि उसके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ सरप्लस रहता है। कई बार ऐसा भी सिचुएशन आता है कि शॉर्टेज ऑफ फंड्स होता है, उसको फाइनेंसिंग अरेंजमेंट करना पड़ता है, ठीक है। अब बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन तो बिजनेसमैन की तरह ही सोचेगा। आपके करंट अकाउंट के अंदर या तो बैंक के अंदर अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ कैश पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो आइडल कैश पड़ा हुआ है, ठीक है, वो बिजनेसमैन कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगर आप अपने करंट अकाउंट के अंदर एक्सेस फंड्स परमानेंटली रिटेन रखते हैं तो वो मैनेजमेंट का इनएफिशिएंसी इंडिकेट करता है। आप ऐसा सोचिए कि सपोज मेरा डेली कैश एक्सपेंसेस के लिए 10 लाख रुपीस का रिक्वायरमेंट है। समझ में आया, कितना, 10 लाख रुपीस का रिक्वायरमेंट है। अब मैं सोचता हूं कि मेरा 10 दिन ऑपरेशंस कंटिन्यू रहे, उतना मुझे फंड्स मेंटेन करना है, ठीक है। और जो फंड्स है वो डे बाय डे एवरी डे कुछ फंड्स आता है कुछ फंड्स जाता है, बट मैं कंजर्वेटिवली 10 दिन का प्लानिंग रखता हूं कि 10 दिन तक फंड्स नहीं आया तो भी मेरा ऑपरेशंस इंटरप्ट नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं क्या करता हूं, 1 करोड़ का बैंक बैलेंस रखता हूं। समझ में आया। तो 1 करोड़ का रखता हूं, यस इट इज गुड। बट अगर मैं अपने करंट अकाउंट के अंदर हमेशा 5 करोड़ का बैंक बैलेंस रखता हूं, ठीक है, तो जो एक्सेस 4 करोड़ पड़ा है वो आइडल है, करंट अकाउंट के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। समझ में आया। तो मैं अननेसेसरीली एक्सेस कैश बैंक बैलेंस रखूंगा, ठीक है, तो वो मेरे लिए क्या होगा, मैनेजमेंट का इनएफिशिएंसी होगा कि भाई आपके पास फंड पड़ा हुआ है उसको आप प्रोडक्टिवली यूज नहीं करते, करंट अकाउंट में 4 करोड़ ऐसे ही पड़े रहे, अगर और कोई यूज नहीं है मैं बैंक के अंदर एफडी रख दूंगा तो मुझे मिनिमम 5 या 6% क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। अगर 4 करोड़ का मैंने एफडी रख दिया तो 6% के हिसाब से 24 लाख तो इंटरेस्ट मिलेगा। समझ में आया, ठीक है। तो मैंने आइडल फंड्स अगर रखा हुआ है, ठीक है, और उसका कोई और प्रोडक्टिव यूज मैं नहीं कर रहा हूं तो वो इनएफिशिएंसी इंडिकेट करेगा। तो जनरली मैनेजमेंट क्या करते हैं, जो सरप्लस फंड पड़ा है उसे कोई जगह पे वो इन्वेस्ट कर देते हैं, ताकि जो इन्वेस्टमेंट पीरियड है उसके अंदर उन लोगों को कुछ रिटर्न्स मिल जाए, ठीक है, जो आइडल फंड्स है उसका यूज हो जाए, ठीक है। अब वो इन्वेस्टमेंट उनका टेम्पररी रहेगा कि जब बिजनेस को पैसे का जरूरत पड़ेगी तो वो इन्वेस्टमेंट सेल आउट करके हम बिजनेस के अंदर वापस लेके आएंगे, ठीक है। तो वो जो सरप्लस फंड इन्वेस्ट करते हैं उसको क्या बोला जाता है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। और वो जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता है उसका जो इनकम आता है उसे नॉन ऑपरेटिंग इनकम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम बोला जाता है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट बिजनेस के लिए करना जरूरी नहीं था, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो भी बिजनेस चल पाता। यस,
ये तो सरप्लस फंड पड़ा हुआ था, इसके लिए क्या किया, उसे इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि टेम्पररी अभी बिजनेस को उसका रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए उसे क्या बोला जाएगा, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट बोला जाएगा। ठीक है, क्या बोला जाएगा, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट बोला जाएगा। तो ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मीनिंग आप कंसेप्चुअली समझ के याद रखिएगा, समझ में आ। ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होगा, जो एंटिटी है उसे अपने बिजनेस रन करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, ठीक है, उसे हम ट्रेड इन्वेस्टमेंट में क्लासिफाई करेंगे। और जो सरप्लस फंड है उसको टेम्पररीली कोई जगह पे इन्वेस्ट किया है ताकि उसमें से उसे एडिशनल इनकम मिल सके, तो वो इन्वेस्टमेंट को हम क्लासिफाई करेंगे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के अंदर। ठीक है, ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है। कोई भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसका यूज बहुत जरूरी होता है बच्चों। अगर मेरा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है और मैं लैंड परचेज करता हूं और वो लैंड के ऊपर मैं अगर फैक्ट्री बिल्डिंग या तो गोडाउन या तो ऑफिस अगर कंस्ट्रक्ट करने वाला हूं, तो मैं वो लैंड को क्लासिफाई करूंगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में। दैट मींस फिक्स एसेट के अंदर मैं क्लासिफाई करूंगा। बट अगर मेरे पास सरप्लस पैसा पड़ा हुआ है और मैं ये सोच रहा हूं कि अभी 4 करोड़ का लैंड ले लिया, ठीक है, 10 साल के अंदर उसका 50 करोड़ मिलेगा, ठीक है, और मुझे अभी 4 करोड़ का 10 साल तक कोई और रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा और मैं लैंड को परचेस कर रहा हूं, कोई और जगह इन्वेस्ट करने से बेटर है कि मैं लैंड के अंदर इन्वेस्ट कर दूं, क्योंकि उसमें मुझे वैल्यू एडिशन सबसे ज्यादा मिलेगा। ठीक है, और मैंने वो पैसा लैंड में इन्वेस्ट कर दिया और वो 4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट का मैं कोई बिजनेस यूज नहीं करने वाला हूं। ठीक है, मैं कोई बिजनेस यूज नहीं करने वाला हूं, मैं उसके ऊपर फैक्ट्री बिल्डिंग भी नहीं बनाने वाला हूं, ऑफिस बिल्डिंग भी नहीं बनाने वाला हूं, गोडाउन भी नहीं बनाने वाला हूं, जस्ट इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए मैंने लैंड परचेस किया है। तो वो परचेस ऑफ लैंड को मैं इन्वेस्टमेंट में क्लासिफाई करूंगा, मैं उसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्लासिफाई नहीं करूंगा। बच्चों समझिए, ऐसा नहीं है कि लैंड परचेस किया तो हमेशा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यानी फिक्स एसेट में डाल देना है। ऑलवेज जो अमाउंट आप स्पेंड करते हैं, जो एसेट आप एक्वायर करते हैं, उसका क्या यूसेज होगा, आपका इंटेंशन क्या था एक्विजिशन के टाइम पे, ठीक है, वो सब बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। एक टाइम ऐसा था कि जो क्लासिफिकेशन था वो रिजिड था, बट आज की तारीख में मॉडर्न डेज के अंदर वो क्लासिफिकेशन चेंज हो गया है। ठीक है, 11-12 के अंदर थे या तो ट्रेडिशनल बिलीफ, अगर हम उसके बारे में डिस्कशन करें, 10 साल पहले की बात करें, तो कोई पर्सन ये सोच नहीं सकता था कि डेटर्स है, ठीक है, वो नॉन करंट एसेट भी हो सकता है। बट आज का शेड्यूल 3 का अगर आप करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट का डेफिनेशन सिस्टमेटिकली स्टडी करते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि डेटर सिर्फ करंट नहीं नॉन करंट भी हो सकता है। क्रेडिटर है वो सिर्फ करंट नहीं नॉन करंट भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि शेड्यूल 3 के अंदर करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज का क्लासिफिकेशन डेफिनेशन दिया हुआ है, उसके रूल्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट है उसके अंदर काफी हद तक रिफाइनमेंट आ चुका है, काफी हद तक रिफाइनमेंट आ चुका है। मैं ये सब चीजें पढ़ चुका हूं, समझ चुका हूं, इसके लिए आपको बता रहा हूं कि अगर आज से 15 साल पहले अगर कोई सीए या तो सीए में हुआ है और उसके बाद के डेवलपमेंट्स के ऊपर अगर उसने फोकस नहीं किया ने, तो आज की तारीख के अंदर वो कंपटीशन में टिक ही नहीं पाएगा। बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो बहुत अच्छी तरह से, बहुत कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आपको लर्न करना है। ठीक है, वैसे फाइनल अकाउंट्स को लोग लाइटली लेते हैं, बट प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, ठीक है, जो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें अगर आपका गलती है, ठीक है, तो वो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर बहुत एडवर्स इफेक्ट क्रिएट करता है। ठीक है, और जो ऑडिटर्स है, मैनेजमेंट है, सबके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि अभी लॉस इस तरीके से बन चुके हैं इसके लिए। ठीक है, तो जो ट्रेडिशनल हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे, इनकम स्टेटमेंट्स एंड बैलेंस शीट, वो मूवमेंट ऑफ फंड्स इंडिकेट नहीं करते थे, और वो मूवमेंट ऑफ फंड्स इंडिकेट नहीं करते थे, इसीलिए सबने रिसर्च किया कि कुछ ऐसा स्टेटमेंट बनाना चाहिए कि जो मूवमेंट ऑफ फंड इंडिकेट करे। तो इनिशियल ईयर के अंदर फोकस किया गया था लिक्विडिटी पोजीशन के ऊपर। किसके ऊपर? लिक्विडिटी पोजीशन के ऊपर। दैट मींस लिक्विडिटी पोजीशन का मतलब क्या होता? करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो इनिशियली जब इंडिया के अंदर भी मूवमेंट ऑफ फंड के बारे में सोचा गया तो एक स्टैंडर्ड बनाया गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, और उसका नाम रखा गया स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन।
स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन, यानी दो बैलेंस शीट का जो डेट्स है उसके बीच में जो मूवमेंट ऑफ फंड्स होता है, ठीक है, वो मूवमेंट ऑफ फंड्स जो स्टेटमेंट इंडिकेट करेगा वो स्टेटमेंट का नाम क्या था, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन। और वो स्टेटमेंट ओरिजिनली क्या था, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट था, क्योंकि वहां पे फंड का मीनिंग क्या होता था, वर्किंग कैपिटल। वहां पे फंड का मीनिंग क्या होता था, वर्किंग कैपिटल। अगर आप फंड का मीनिंग वर्किंग कैपिटल इंडिकेट करते हैं और उसके मूवमेंट के लिए जो स्टेटमेंट बनाते हैं तो वो फंड्स फ्लो स्टेटमेंट हो जाता है। अब वर्किंग कैपिटल का भी कुछ लिमिटेशंस था, क्या था, तो जो करंट एसेट्स था, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में यानी रेशियो के अंदर एक पॉइंट एक्सप्लेन किया कि जो रेशियो है वो क्वांटिटेटिव मेजर है, क्वालिटेटिव मेजर नहीं है। दैट मींस वो क्वालिटी ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इंडिकेट नहीं करता, वो जस्ट डेटर्स और स्टॉक और अदर करंट एसेट्स है उसको करंट एसेट्स में कंसीडर करेगा। अब डेटर्स गुड डेटर्स है या बैड डेटर्स, स्टॉक यूटिलिटी वाला है या डेड स्टॉक है, वो सब रेशियो स्टडी नहीं करता। समझ में, जो रेशियो कंप्यूट कर रहा है उसको स्टडी करना पड़ेगा कि भाई जो डेटर्स दिखाया है बैलेंस शीट के अंदर क्या वो सभी गुड डेटर्स है या नहीं है, क्या कोई डेटर्स का क्लासिफिकेशन ऐसा है जो बैड हो चुका है और अभी तक रिटर्न ऑफ नहीं किया, क्या कोई अमाउंट ऑफ स्टॉक है जो डेड हो चुका है अभी तक रिटर्न ऑफ नहीं किया हुआ है, अगर है तो वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। समझ में आया, ठीक है। तो जो आप ऐसा समझिएगा कि फंड फ्लो स्टेटमेंट था उसका मेजर लिमिटेशन क्या था कि वो लिक्विडिटी पोजीशन के ऊपर फोकस करता था, बट जितना लिक्विड एसेट्स था वो जरूरी नहीं था कि वो रियलाइजेबल ही हो, ठीक है। यानी आप ऐसा समझिएगा कि मेरे पास 1 करोड़ के डेटर्स है, 1 करोड़ का स्टॉक है और 50 लाख का कैश एंड बैंक बैलेंस है। तो 1 करोड़ का डेटर्स है, 1 करोड़ का स्टॉक है, 50 लाख का बैंक बैलेंस है, ठीक है। अब मैं अगर लायबिलिटी चुकाना है, अगर लायबिलिटी चुकाना है या तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर मुझे फुलफिल करना है, ठीक है, तो मेरे पास 50 लाख का कैश एंड बैंक बैलेंस है, वो मैं यूटिलाइज करूंगा। उसके बाद मैं कहां पे जाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा डेटर्स के पास जा सकता हूं। अब डेटर्स को भी मैंने क्रेडिट पीरियड अलाउ किया है, ठीक है, तो उनके पास से कलेक्शन कब आएगा वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जरूरी नहीं है कि मेरे 1 करोड़ के डेटर्स हैं तो सभी के पास से कलेक्शन आएगा, कुछ डेटर्स ऐसे भी होंगे 20%, 5%, 10% के जिसके पास से कलेक्शन नहीं आएगा। इट माइट बी पॉसिबल कि पिछले 5 सालों में हर साल 2%, 3% डेटर्स ऐसे है जिसका मुझे कलेक्शन नहीं मिला बट अब तक रिटर्न ऑफ नहीं किया हुआ है, तो वो 2%, 3% एवरी ईयर का एक्यूमुलेट होके आया हुआ है। तो जितने डेटर्स थे वो भी टोटल रियलाइजेशन इंडिकेट नहीं करते थे। अगेन मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, स्टॉक पड़ा हुआ है बट स्टॉक लिक्विड एसेट नहीं माना जाएगा। अगर मेरे पास, ठीक है, लोन मैंने जिसके पास से लोन लेने लिया हुआ है उस वो मेरे पास आता है कलेक्शन के लिए और मैं उसे कहता हूं पैसा नहीं है स्टॉक ले जा, तो वो ले जाएगा, नहीं ले जाएगा, ठीक है। मेरे पास सप्लायर आता है, ठीक है, और मैं उसको कहता हूं कि पैसा नहीं है स्टॉक ले जा, चलेगा, नहीं चलेगा। एम्प्लॉय आता है, पगार दे दो, पगार नहीं है स्टॉक ले जा, तो चलेगा, नहीं। तो स्टॉक भी लिक्विड फॉर्म में नहीं होता था, ठीक है। तो सबसे मेजर लिमिटेशन क्या था कि लिक्विडिटी पोजीशन था, बट ड्यू टू क्वालिटी ऑफ करंट एसेट, ठीक है, जो लिक्विडिटी पोजीशन रियल में इंडिकेट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा था, ठीक है। और वहां पे भी रिफाइनमेंट का रिक्वायरमेंट रियलाइज हुआ, इसीलिए जो ओरिजिनली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 था, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन, जो फंड फ्लो स्टेटमेंट को फोकस करता था उसको रिफाइन किया गया और फंड का मीनिंग वर्किंग कैपिटल से शिफ्ट कर दिया गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के ऊपर, और एक नया, ठीक है, स्टेटमेंट शुरू हुआ जिसका नाम था कैश फ्लो स्टेटमेंट। एंड अल्टीमेटली इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया हैड रिप्लेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 विथ कैश फ्लो स्टेटमेंट अराउंड 99-2000, ठीक है। तो 99-2000 के अंदर एक मेजर अमेंडमेंट्स आया और जो पुराना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 था वो रिप्लेस कर दिया गया किससे, कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ। क्यों, क्योंकि अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में फंड को प्योर लिक्विड एसेट में क्लासिफाई कर दिया गया एंड दैट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। समझ में आया। तो ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसका हिस्ट्री क्या था, तो जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे वो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑपरेटिंग रिजल्ट एक्सप्लेन करते थे, फाइनेंशियल पोजीशन एक्सप्लेन करते थे, बट दो बैलेंस शीट डेट के बीच में मूवमेंट ऑफ फंड्स कितना हुआ वो इंडिकेट नहीं करते थे। एंटिटी के पास जो पैसा आता है वो डेटर्स के पास से भी आता है, ठीक है, वो प्रमोटर्स के पास से भी आता है, वो लोन फंड से भी आता है, और अगर फिक्स एसेट यानी लॉन्ग टर्म एसेट्स बेचेंगे तो उससे भी आता है, इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो उसके पास से भी आता है। समझ में आ। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं
तो आपके पास पूरे साल में कितना पैसा आया, ठीक है, उसका आपके पास रिकॉर्ड जरूर होना चाहिए। वो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंडिकेट नहीं करता था कि भाई डेटर्स के पास से कितना कलेक्शन आया, प्रमोटर्स के पास से कितना कलेक्शन आया, लोन फंड से कितना कलेक्शन आया, एसेट बेच के कितना कलेक्शन आया, इन्वेस्टमेंट में से कितना कलेक्शन आया, वो सब चीजें वो इंडिकेट नहीं करता था। सिमिलरली पूरे साल के अंदर कितना फंड यूटिलाइज हुआ, यानी सप्लायर ऑफ गुड्स को कितना पेमेंट किया, एम्प्लॉइज को कितना पेमेंट किया, उसके अलावा जो लोन ऑब्लिगेशंस था उसमें प्रिंसिपल रिपेमेंट कितना हुआ, फिक्स एसेट में कितना इन्वेस्टमेंट किया, जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन था दैट मींस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट था वो कितना किया, ठीक है। ये सब ट्रेडिशनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं एक्सप्लेन करता था। वो इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं, वो इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं ट्रेडिशनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर से, बट ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं बनाया जाता था कि जो ये सब चीजें एक्सप्लेन करता है, ठीक है। ध्यान से समझिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बनाएंगे किसके ऊपर से, बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट के ऊपर से ही बनाएंगे, बट ट्रेडिशनली वो बनाया नहीं जाता था, इंफॉर्मेशन वहां पे छुपा हुआ था। समझ में आया, हमने क्या किया, उसको हाईलाइट किया और कम्युनिकेट कर दिया, ठीक है। तो ये एक हिस्ट्री था कैश फ्लो स्टेटमेंट का। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ मेथड स्पेसिफाई किए हैं, कुछ रूल्स बनाए गए हैं, ठीक है, वो हमें सिस्टमेटिकली स्टडी करना है। और बच्चों कैश फ्लो स्टेटमेंट आप सीखोगे तो बहुत सारी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, ये मेरा 100% एश्योरेंस है। आपने अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट सीखा भी होगा और मेरा जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है वो स्टार्ट हो जाएगा, देयर आफ्टर यू विल रियलाइज के व्हाट इज द डिफरेंस इन लर्निंग एंड कंसेप्चुअल लर्निंग, ठीक है। कोई भी चीज है उसको आप कंसेप्चुअली लर्न करोगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, क्लैरिटी मिलेगी और परमानेंट वो दिमाग में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अभी 11-12 के अंदर आप लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा है, ग्रेजुएशन में पढ़ा है, ठीक है। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर जो कैश फ्लो होता है उसको आप क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, सर्टेन कैटेगरीज में, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। मैं तो डिटेल में समझाऊंगा ही, बट मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि कुछ ऐसे एक्टिविटीज आप बताइए जो हर एक के लिए ऑपरेटिंग में क्लासिफाई होते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है। चलो मैं पहले मीनिंग समझा देता हूं, उसके बाद आपको मैं पूछता हूं, ठीक है। चलिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो मूवमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डिस्क्लोज करता है बिटवीन टू बैलेंस शीट डेट्स। पहले थोड़ा ऐसा कीजिए, इंट्रोडक्शन लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यस बच्चों, ये इंट्रोडक्शन में हर एक टॉपिक के अंदर लिखवाता हूं, ठीक है, ज्यादा नहीं होगा, 1-2 पेजेस होगा, ठीक है, बाकी सब आपको जो मैं पैम्फलेट इश्यू करूंगा उसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में लिखिए। यस लिखिए। और ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो आप अकाउंट्स की नोटबुक के अंदर लिखिएगा। एफएम के अंदर रेशियो हमारा कंटिन्यू रहेगा और अकाउंट्स की बुक में कैश फ्लो हमारा कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। एक सेकंड मेरी बात ध्यान से सुनिए, आज का इंट्रोडक्शन है, आपने अगर एफएम में लिख दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एफएम में भी है, ठीक है, बट इंट्रोडक्शन के बाद वाला जो भी मैं लिखवाऊं, ठीक है, वो अकाउंट्स की बुक में लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए, मैंने इसलिए पहले ऊपर अकाउंट्स लिख दिया था, ठीक है। चलिए ओके, लिखिए उसमें at the end of every financial year, at the end of every financial year, comma, an entity prepares the following two statements.
the following two statements. First, income statement. ब्रैकेट में लिखे that is statement of profit and loss. उसमें पैराग्राफ करके लिखे इट एक्सप्लेन्स ऑपरेटिंग रिजल्ट्स of an entity ब्रैकेट में लिखे that is how much profits are earned, EARNED, how much profits are earned or losses are incurred during the financial year. यानी इनकम स्टेटमेंट क्या डिस्क्लोज करता है, क्या एक्सप्लेन करता है? ऑपरेटिंग रिजल्ट। दैट मींस पूरे फाइनेंशियल ईयर में कितना प्रॉफिट अर्न किया या तो कितना लॉस इनकर किया। ठीक है, यस। सेकंड लिखिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। आपका जो बैलेंस शीट का डेट होता है उसको और भी एक नाम से जाना जाता है जिसको रिपोर्टिंग डेट बोला जाता है। ठीक है, सपोज आप 2021-22 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर कौन सा? 2021-22 और उसका लास्ट डेट होता है 31 मार्च 2022। तो आप बैलेंस शीट बनाते हैं 31 मार्च 2022 का और वो भी क्लोजिंग पोजीशन को ध्यान में रख के। ठीक है, तो 31 मार्च 2022 को क्या बोला जाता है? रिपोर्टिंग डेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिपोर्टिंग डेट। क्लोजिंग डेट भी बोला जाता है बट इंटरचेंजेबली जो वर्ड अप्लाई किया जाता है वो क्या होता है? रिपोर्टिंग डेट। तो अगर आप सुने कि रिपोर्टिंग डेट, तो रिपोर्टिंग डेट हमेशा क्या होगा? 31 मार्च 2022 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए। किसके लिए? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, यानी लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो लिखिए क्या लिखा आपने? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, दैट मींस बैलेंस शीट, ब्रैकेट ओवर। उसमें लिखिए इट शोज the position of assets, liabilities and equity at the end of END वाला end, at the end of the financial year, at the end of the financial year. इंग्लिश भी बोलने का तरीका अलग अलग होता है। इंग्लिश किस कंट्री का लैंग्वेज है आपको मालूम है? ब्रिटिश। अंग्रेजों ने इंग्लिश इंडिया के अंदर, ठीक है, बोलना शुरू किया था, इसलिए हम सब ये मानते हैं कि ब्रिटिश यानी दैट मींस इंग्लैंड का है, बट इट वाज ओरिजिनली फ्रॉम जर्मनी। कहाँ का? सर जर्मन भी तो जर्मनी का है। यस है, कौन मना कर रहा है? ठीक है, मना नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, बट ओरिजिन कहाँ पे हुआ था? वहां से हुआ था। ठीक है, चलिए ये सब ऐसे आप आइडल बैठे रहते हैं तो ऐसे नॉलेज को अपडेट करते हैं। ठीक है, चलिए
क्या लिखा आपने? इट शोज द पोजीशन ऑफ एसेट्स, क्या लिखा आपने? इक्विटी एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अब पैराग्राफ करके लिखे, पैराग्राफ। however comma the above two traditional statements do not explain the movement of funds during the financial year. Movement of funds during the financial year. ब्रैकेट में लिखिए, that is movement of funds between two balance sheet dates. दो बैलेंस शीट डेट के बीच का जो पीरियड होगा वही फाइनेंशियल ईयर होगा। समझ में आया? 31 मार्च 2021 ओपनिंग बैलेंस शीट है, उसके बाद का पीरियड यानी क्या हो जाएगा 1/4/2021। एंड क्लोजिंग डेट आपका कौन सा है? 31 मार्च 2022। ठीक है, यस, टू बैलेंस शीट डेट्स, ब्रैकेट ओवर, फुल स्टॉप, पैराग्राफ। hence comma the following two statements are to be prepared to explain the movement of funds between two balance sheet dates. उसमें 1 करके लिखे, फर्स्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट। लिखा बच्चों आपने ऐसा, फर्स्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट, और यहां पे ब्रैकेट में लिखेगा, यहां पे फंड का मीनिंग क्या होगा? फंड इज इक्वल टू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। बच्चों ये दोनों का मैं आपको डेफिनेशन सिखाऊंगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, EQUIVALENTS। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश का भी मीनिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में दिया हुआ है, कैश इक्विवेलेंट का भी मीनिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में दिया हुआ है। कोई भी चीज हम लर्न करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से तो उसका जो स्टैंडर्ड का डेफिनेशन है वही अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? मूवमेंट ऑफ फंड इंडिकेट करता है, बट वहां पे फंड का मीनिंग क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। सेकंड लिखे फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। और यहां पे फंड का मीनिंग क्या है? फंड इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल का मीनिंग क्या होगा? करंट एसेट्स माइनस करंट
लायबिलिटीज। यस, फंड फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होगा? फंड फ्लो स्टेटमेंट में फंड का मीनिंग क्या होगा? वर्किंग कैपिटल। ठीक है, यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या एक्सप्लेन करेगा? दो बैलेंस शीट डेट के बीच में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या मूवमेंट आया है। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या इंडिकेट करेगा? दो बैलेंस शीट डेट के बीच में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या मूवमेंट आया। और फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या इंडिकेट करेगा? दो बैलेंस शीट डेट के बीच में वर्किंग कैपिटल के अंदर कितना मूवमेंट हुआ। अब मूवमेंट का मतलब क्या होगा? सोर्सेस एंड एप्लीकेशन। फंड का सोर्स क्या है, कितना अमाउंट मिला है, कहां कहां से मिला है, ठीक है। और एप्लीकेशन, कितना अप्लाई किया है, कहां कहां पे अप्लाई किया हुआ है, ठीक है बच्चों। यस, पैराग्राफ, लेट अस डिस्कस इट इन डिटेल। लेट अस डिस्कस इट इन डिटेल, सब डिटेल में डिस्कस करना है। लेट अस डिस्कस इट इन डिटेल। ओके, लिखो उसमें। अब बच्चों कैश फ्लो स्टेटमेंट, चलिए अब कैश फ्लो स्टेटमेंट आ रहा है। अब बस बच्चों, अब कैश फ्लो का सिंपल मीनिंग क्या होता है बच्चों? कैश फ्लोज, उसका मीनिंग क्या होगा? कैश इनफ्लोज माइनस कैश आउटफ्लोज, ये होता है कैश फ्लोज का मीनिंग, ठीक है। कैश फ्लो का सिंपल मीनिंग क्या होता है? कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो, ठीक है। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो जो मूवमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वो तीन कैटेगरी में क्लासिफाई करता है बच्चों। कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो मूवमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तीन कैटेगरी में क्लासिफाई करता है। और वो तीन कैटेगरी कौन सा है, ठीक है। तो फर्स्ट आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सेकंड आएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये सब आपको पैम्पलेट के अंदर थियरी मिल जाएगा। ये सब का थियरी मैं नहीं लिखाऊंगा, इंट्रोडक्शन थोड़ा लिखवाया, जो प्रैक्टिकल कंसेप्ट है वो मैं लिखवाऊंगा। बाकी सब थियरी आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पैम्पलेट के अंदर मिल जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस का भी पैम्पलेट मिल जाएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट का भी आपको पैम्पलेट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, और उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। यस, कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो मूवमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये तीन एक्टिविटीज में क्लासिफाई करता है, तीन ग्रुप के अंदर वो स्टडी करता है। सबका मीनिंग समझना है। कोई भी चीज को इजीली समझने का एक तरीका होता है, ठीक है, वो आप इजीली समझने का कोशिश कीजिएगा। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मीनिंग क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज are the principal revenue producing activities of an enterprise। यानी जिस एक्टिविटीज के अंदर एंटरप्राइज डील करता वो एक्टिविटीज को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बोला जाएगा। अगर मैं मैन्युफैक्चरर ऑफ केमिकल्स हूं, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स मेरे लिए क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो जाएगा। अगर मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हूं, मैं मनी लेंडिंग का काम करता हूं, ठीक है, तो लोगों को पैसे देना, लोगों का डिपॉजिट एक्सेप्ट करना मेरे लिए क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो जाएगा। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हूं, ठीक है, तो मेरे लिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो जाएगा। अगर मैं कार का मैन्युफैक्चरर हूं तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्स मेरे लिए क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो जाएगा। अगर मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है तो जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज है, पर्टिकुलरली लैंड है, वो परचेस करना, बिल्डिंग्स है वो परचेस करना, उसे सेल करना मेरे लिए क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको
सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है कि मैं किस एंटिटी का कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहा हूं, मैं किस एंटिटी का कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहा हूं, क्योंकि एंटिटी के नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से आपका एक्टिविटी का क्लासिफिकेशन आएगा। तो कोई भी एंटिटी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उसका जो मेन एक्टिविटी होता है, मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है, उसे क्या बोला जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोला जाता है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑपरेशंस में से कितना फंड जनरेट करता है, अपने ऑपरेशंस में से कितना फंड जनरेट करता है, दैट मींस वो अपने डेटर्स के पास से कितना फंड्स जनरेट करता है, अपने सेल्स में से कितना फंड जनरेट करता है, सर्विस प्रोवाइड करके कितना फंड्स जनरेट करता है। ठीक है, वो सब क्लासिफिकेशन कहां पे आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आएगा। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस के साथ कनेक्टेड है, ऑपरेशंस में सिर्फ रेवेन्यू नहीं आएगा, ऑपरेशंस में एक्सपेंसेस भी आएगा। ध्यान से समझिएगा, अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हूं तो मुझे गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए रॉ मटेरियल परचेस करना पड़ेगा, उसको मैं प्रोसेस करूंगा, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करूंगा, उसके बाद मैं सेल आउट कर पाऊंगा। तो मुझे क्या क्या ऑपरेशनल एक्टिविटीज करना पड़ेगा, सबसे पहले रॉ मटेरियल परचेस करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद उसे प्रोसेस करना पड़ेगा। तो प्रोसेस करने के लिए फैक्ट्री चाहिए, फैक्ट्री लैंड, फैक्ट्री बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी चलाने के लिए पावर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, एम्प्लॉइज चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, तो उसके बाद मुझे सेल्स करने के लिए एडवर्टाइजमेंट भी करना पड़ेगा। समझ में, जो दिखता है वो बिकता है, ये एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। और बेचने वाले भी क्या है, ओवर ए पीरियड ऑफ द टाइम अपना स्टेटमेंट चेंज करते हैं। हमारी जनरेशन ऐसी जनरेशन है जिन्होंने बचपन में ये देखा था कि साबुन तंदुरुस्ती के लिए इस्तेमाल करने का, क्योंकि लाइफ बॉय का एड कैसे आता था, तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय, समझ में आया। तो वो टाइम पे लाइफ बॉय का एड ऐसे आता था कि आप साबुन इस्तेमाल करोगे तो हेल्दी रहोगे, खूबसूरती का कोई जिक्र ही नहीं था, ठीक है। और वो टाइम ऐसा था कि साबुन की एड में सिर्फ लड़के आते थे, ठीक है। साबुन की एड, अगर आप लाइफ बॉय की एड देखो, उसके बाद सिंथोल का एड देखो, तो वो सब टाइम पे क्या थे, वो सब एड्स के अंदर लड़के ही आते थे। उसके बाद, ठीक है, एक नया ट्रेंड चालू किया कि भाई साबुन से खूबसूरती बढ़ती है, समझ में आया। उसके बाद क्या हो गया, वन बाय वन सब जो बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस थी, मेरी खूबसूरती का राज, समझ में शुरू हो गया, वो एडवर्टाइजमेंट चेंज हो गया। एक टाइम ऐसा था कि अगर आप नमक इस्तेमाल करते थे तो लोग हंसते थे, ये जो कोलगेट है, ठीक है, वो ऐसी एड बनाते थे कि नमक यूज नहीं करने का, ठीक है, हमारा टूथपेस्ट आप यूज कीजिए। अदरवाइज पहले के जमाने में लोग वो नीम का जो डंडी आता था उससे वो ब्रश करते थे, नमक से यूज करते थे, तो क्या वो नहीं यूज करने का, क्या यूज करने का, तो क्या टूथपेस्ट यूज करने का। और अभी एड क्या कर रहा है, बाबा रामदेव ने सबको सिखा दिया, ठीक है, आपके टूथपेस्ट में नमक है, अभी एड कैसी आती है, जो कंपनी पहले मना करती थी अभी क्या कर रही है, ठीक है, वही चीज वो प्रमोट कर रही है, क्योंकि कंपटीशन में रहना है तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है, उसके जैसा बनना पड़ेगा। दंत क्रांति सब में आता है, बाबा रामदेव ने सबको काम पे लगा दिया, समझ गया। वो राख भी बेचने लगे। आप सोचिए, पहले के जमाने में चूल्हे के ऊपर खाना बनता था, उसकी जो राख थी उससे बर्तन साफ करते थे, ठीक है, अब वो चीज भी वो लोग रेडीमेड बेचते हैं। सोचिए, बाबा रामदेव ने कितना थिंकिंग चेंज कर दिया लोगों का, और वो भी बहुत बड़े बिजनेसमैन है, ठीक है। बाबा रामदेव भी ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, 60 रुपए में दूध बिकता है, बट वो 120 रुपए में गौमूत्र बेचते हैं। जो चीज पहले के जमाने में मुफ्त में बांटी जाती थी उसका भी पैसा, अब उसको बिजनेसमैन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, समझ में आया, ठीक है। चलिए, तो ऑपरेशंस को, तो मार्केटिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, मार्केटिंग है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसमें एक दूसरे के बारे में पॉजिटिव नेगेटिव बातें चलती रहती। इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था सबने, क्रिकेट के ऊपर बहुत लंबी चौड़ी बात कही थी। इट वाज वेरी सरप्राइजिंग मोमेंट फॉर द मी, ठीक है। जनरली जो कॉम्पिटिटर्स है उसका भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, समझ में, सामने वाले को और अपने को भी, ठीक है। बट लेटर ऑन जाने देते हैं। एडवर्टाइजमेंट में ये चीज बहुत फेस किया, पेप्सी और दूसरा कौन सा ब्रांड है, कोका कोला। एक जमाने में जो कंपटीशन था उसमें जो एक्टर्स यूज करते थे उसके भी मजाक उड़ाते थे। थम्स अप वाला सलमान खान लाया, तो जो पेप्सी वाला था उसने सलमान खान का एक डुप्लीकेट लेके आया जिसके बाल ही नहीं थे, और वो उसके अंदर उसके जैसा ही कपड़े पहनाए, वो ऐड आए। उसके बाद वो ऋतिक रोशन को लेके आए थे, तो वो ऋतिक रोशन का डुप्लीकेट लेके आए थे, ठीक है। तो ऐसी सब कंपटीशन चलती रहती थी, ठीक है। मार्केटिंग पूरी दुनिया है, उसमें जो मार्केटिंग है ना बच्चों, वो मार्केटिंग बहुत मैटर करता है।
और जो प्रीमियम वो कलेक्ट करती है वो कुछ ब्रांड्स ऐसी है जो मार्केटिंग नहीं करती। आप देखिए टीवी पे आपने सोनी का एड बहुत कम देखा होगा, फिलिप्स का तो उससे भी कम एड देखा होगा, ठीक है। आप एलईडी परचेस करने के लिए जाए, सबसे महंगा एलईडी फिलिप्स का बिकता है, ठीक है। और टेलीविजन सबसे महंगा सोनी का बिकता है, ठीक है। बट टेलीविजन में कभी आपने एडवर्टाइजमेंट देखा नहीं, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है, समझ में आया। वो एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगी तो भी क्या होगा, वो बिकेगा, ठीक है। बट आप एडवर्टाइजमेंट किससे करवा रहे हैं वो भी मैटर करता है। लोग किसको फॉलो कर रहे हैं, वो रोनाल्डो का एक सीन वायरल हुआ था, ठीक है। वो एक जगह पे बैठा था और कोका कोला की जगह पे पानी पिया था, तो कोका कोला का सेल डाउन हो गया। समझ में आया कि रोनाल्डो कोका कोला नहीं पीता, पानी पीता है, समझ में आया, ठीक है। तो पानी तो सब पीते हैं, ठीक है। तो ये ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। तो ऑपरेशनल, ध्यान से सुनिए, ऑपरेशनल एक्टिविटीज के अंदर सिर्फ रेवेन्यू नहीं आएगा, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो भी आएगा, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्लासिफाई किया जाएगा। जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है जैसे कि पेमेंट टू सप्लायर्स, पेमेंट टू एम्प्लॉइज, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल को चुकाना, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज, वो सब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्लासिफाई किया जाएगा। क्लियर हो गया? यस। और ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है उसका रेवेन्यू, वो या तो उसका जो एक्सपेंसेस है वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफर हो सकता है, ठीक है। आपको ऑपरेशंस में क्लासिफाई करने के लिए जस्ट एंटिटी का नेचर ऑफ बिजनेस क्या है वो समझना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है? एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। क्या? एक्विजिशन एंड डिस्पोजल, डिस्पोजल दैट मींस सेल आउट, यानी लॉन्ग टर्म एसेट एक्वायर करना एंड लॉन्ग टर्म एसेट सेल आउट करना, उसे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में क्लासिफाई किया जाएगा। अगर आप बैलेंस शीट को फोकस करोगे तो उसके अंदर एसेट साइड पे जो नॉन करंट एसेट्स है उसके अंदर आप देखोगे तो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसके बाद इंटेंजिबल एसेट्स, उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। वो सब किस में क्लासिफाई होते हैं? ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में। किस में क्लासिफाई होते हैं? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में। सिर्फ उतना ही नहीं, उससे रिलेटेड जो इनकम होगा वो भी आप इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में ही क्लासिफाई करोगे। अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शेयर्स के अंदर करता हूं तो वो शेयर्स के ऊपर मुझे जो डिविडेंड मिलेगा वो डिविडेंड इनकम भी कहां पे क्लासिफाई होगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, ठीक है। अगर मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिबेंचर्स में किया हुआ है, बॉन्ड्स में किया हुआ है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में किया हुआ है और मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है तो वो इंटरेस्ट भी कहां पे क्लासिफाई होगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। सपोज मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इमूवेबल प्रॉपर्टीज के अंदर, लैंड के अंदर, और मुझे उसके ऊपर रेंट मिलता है तो वो रेंटल इनकम भी कहां पे क्लासिफाई होगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर। समझ में आया? तो आप सेकंड कैटेगरी में क्या समझोगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है उसका सिंपल मीनिंग क्या होता है? एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। समझ में आया? यस। यहां पे मैं क्लैरिफिकेशन दे देता हूं कि कैश इक्विवेलेंट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट क्लासिफाई नहीं होगा वो सभी इन्वेस्टमेंट हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्लासिफाई करेंगे। कैश इक्विवेलेंट का भी मीनिंग मैं आपको समझाऊंगा, बट अभी एक क्लैरिफिकेशन क्या याद रखना है कि जो इन्वेस्टमेंट कैश इक्विवेलेंट्स में क्लासिफाई नहीं होगा वो इन्वेस्टमेंट्स हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कंसीडर करेंगे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, activities which changes the size and composition of capital structure of an entity. Activities which changes the size and composition of capital structure of an entity are financing activities. यानी बैलेंस शीट के अंदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, यानी पर्टिकुलरली जो शेयर होल्डर्स फंड है उसके अंदर जो शेयर कैपिटल के अंदर मूवमेंट आता है, और जो लॉन्ग टर्म लोन फंड्स है उसमें जो मूवमेंट आता है, ठीक है, वो कहां पे क्लासिफाई किया जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। कहां पे क्लासिफाई किया जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म,
आप फंड्स को फोकस करोगे तो उसमें शेयर होल्डर्स फंड आएगा और लोन फंड्स आएगा, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स को आप क्या चुकाते हैं? डिविडेंड। और डिविडेंड के भी अलग अलग क्लासिफिकेशन है, प्रेफरेंस डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड। इक्विटी डिविडेंड में भी अलग अलग क्लासिफिकेशन है, इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड। समझ में आया? ठीक है। तो अगर कंपनी कोई भी तरह का डिविडेंड चुकाती है, अगर कंपनी कोई भी तरह का डिविडेंड चुकाती है तो वो डिविडेंड पेमेंट भी कहां पे आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, क्योंकि वो डिविडेंड किसके ऊपर चुकाया जाता है? उसने जो शेयर्स इश्यू किया था उसके ऊपर चुकाया जाता है। समझ में आया? उसके बाद अगर कंपनी ने अमाउंट बोरो किया है, अगर कंपनी ने अमाउंट बोरो किया हुआ है, लॉन्ग टर्म लोन फंड्स है, उसके ऊपर अगर वो इंटरेस्ट चुकाती है तो वो इंटरेस्ट का पेमेंट भी कहां पे आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। कहां पे आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर, ठीक है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का सिंपल मीनिंग क्या होता है कि बैलेंस शीट के अंदर जो शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल और लोन फंड्स के अंदर, दैट मींस लॉन्ग टर्म लोन फंड्स के अंदर जो मूवमेंट आता है, वो मूवमेंट कहां पे डिस्क्लोज किया जाता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। कहां पे डिस्कस किया जाता है यानी एक्सप्लेन किया जाता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। तो ये मैंने आपको मीनिंग एक्सप्लेन किया, वो मैंने आपको मीनिंग एक्सप्लेन किया। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मींस प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज। क्या? प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज ऑफ एन, प्रिंसिपल दैट मींस मुख्य, मेन जिसको बोला जाता है, ठीक है, जो नेचर ऑफ बिजनेस होता है वो, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मींस प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज। Second, investing activities. Investing activities means acquisition and disposal of long-term assets and investment. And third, financing activities. That means activities which changes. वो चेंज कर देगा क्या? साइज एंड कॉम्पोजिशन। साइज का मतलब क्या होगा? अमाउंट। और कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होगा? नेचर। अगर मेरे पास पहले कैपिटल एम्प्लॉयड में सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स के फंड शीट है, ठीक है, तो मेरा कॉम्पोजिशन जो है कैपिटल स्ट्रक्चर का वो इक्विटी बेस्ड है। समझ में आया? बट अब मुझे पैसे का जरूरत है और मैं लोन फंड्स क्या कर रहा हूं? लोन फंड्स है वो मैं अरेंज कर रहा हूं। तो अब मेरे कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर इक्विटी के साथ साथ बोरोड फंड्स भी आ जाएंगे। यस, तो मेरा कॉम्पोजिशन चेंज हुआ। पहले कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या था? सिर्फ शेयर होल्डर्स फंड था, अभी लोन फंड्स भी आ गया। समझ में आया? पहले मेरे पास शेयर होल्डर्स फंड था और लोन फंड्स था, बट प्रेफरेंस शेयर्स मैंने इश्यू नहीं किया था, अब मैंने प्रेफरेंस शेयर्स भी इश्यू कर दिया, ठीक है। ट्रेडिशनल बिलीफ ये है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, जो चेंजेस आ रहे हैं वो कैसे कैसे आ रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपने यही लर्न किया हुआ है कि हमेशा शेयर कैपिटल के साथ ही, दैट मींस इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ ही दिखाया जाता है, ठीक है। बट भाई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो प्रैक्टिकल लाइफ में, ध्यान से सुनिए, प्रैक्टिकल लाइफ में जहां पे इंड एस एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है, वहां पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को एज अ लायबिलिटी भी दिखाया जा सकता है। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को मैं इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ भी दिखा सकता हूं और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डिबेंचर्स के साथ भी दिखा सकता हूं, डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन मॉडर्न टाइम्स, तो वो बात गलत नहीं है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी क्लियर कर देता हूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के दो अलग अलग सेट है, ठीक है। एक सेट ऐसा है जो इंड एस के नाम से जाना जाता है, दैट मींस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, उसकी एप्लीकेबिलिटी हुई है 1/4/2016 से, ठीक है। जो बिग कॉर्पोरेट्स है, लिस्टेड कंपनीज है, ठीक है, उन सब के लिए वो पूरा सेट है। और दूसरा सेट है वो स्मॉल फर्म्स के लिए है, ठीक है, जिसको हम सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलेंगे। अगर आप इंटरमीडिएट में है, मैं आपको सिखा रहा हूं तो AS3 सिखा रहा हूं। क्या सिखा रहा हूं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसके जैसा ही इंड एस में कैश फ्लो स्टेटमेंट है, बट उसका नंबर क्या है? इंड AS7। क्या है? इंड AS7, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के भी दो सेट है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के भी दो सेट है, एक नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और दूसरा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो सर क्या नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है? यस, वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही है, बट उसका नाम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रखा गया था, तो दूसरा सेट उन्होंने बनाया, उसका नाम क्या कर दिया? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो आप देखेंगे कोई जगह पे वर्ड आपको मिलेगा इंड AS, IND, उसके बाद AS लिखेगा, तो वो जो इंड AS है, ठीक है, वो IFRS
कंप्लायंस वाले है, यानी जो बिग कॉर्पोरेट्स मैंने आपको बताया वो, और जो सेकंड है वो नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, जो न्यू सिलेबस वाले आएंगे उन लोगों को कुछ इंड एस भी अप्लाई किया हुआ है। जो पुराने वाले हैं, पुराने सिलेबस वाले हैं, इट माइट बी पॉसिबल कि उनके स्टडी मटेरियल के अंदर इंड एस का पोर्शन उन लोगों ने प्रिंट किया है, बट एक नोटिफिकेशन है कि जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को इंड एस अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, जो पुराने वाले थे उनका। ठीक है, तो वो नोटिफिकेशन के ऊपर हम क्लैरिटी देख लेंगे आपके एग्जाम से पहले, बट एट प्रेजेंट हम जो स्टडी करेंगे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से करेंगे। ये मैं क्लैरिटी क्यों देता हूं, अगर आपने कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बुक देखा सर उसमें तो इंड एस 7 ऐसा लिखा है, आप तो 3 लिखा रहे हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजन मत रखिएगा। ठीक है, चलिए, ये तीनों एक्टिविटीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया। यस, अब मेरा सिंपल क्वेश्चन आपको है, आप लोग मुझे, ठीक है, हाँ, जो हमारा बात था, ठीक है, कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को मैं इक्विटी शेयर कैपिटल में भी क्लासिफाई कर सकता हूं और डिबेंचर्स के साथ भी क्लासिफाई कर सकता हूं, बट वो क्लासिफिकेशन किसके लिए है, जिनको इंड एस एप्लीकेबल होता है इन लोगों के लिए। समझ में? एट प्रेजेंट हमारे लिए नहीं है। ठीक है, न्यू सिलेबस वाले के अंदर हम देख लेंगे कि भाई उनको कितने इंड एस एप्लीकेबल है, क्योंकि इंड एस अगेन वेरी डेप्थ बच्चों, इंड एस जो उन लोगों ने बनाया है वो उतना डिटेल में बनाया है कि बच्चा जब सीए फाइनल में आता है या तो सीए में फाइनल में आता है तो वो कुछ चीजें पहली बार पढ़ता है, और जो भी मेंबर्स इन प्रैक्टिस में है, ठीक है, उन लोगों ने भी बहुत सारी चीज पहली बार पढ़ी हुई है। मैंने जब सीए क्लियर किया था, ठीक है, तो वो टाइम पे ये इंड एस नहीं था, सरकार ने जस्ट प्रॉमिस किया था कि हम इंड एस इंप्लीमेंट करने वाले हैं, बट मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, प्रैक्टिस में हूं, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूं, तो जो नई चीजें आएगी वो मुझे सीखनी पड़ेगी। आई हैव टू बी अपडेटेड। ठीक है, मुझे अपडेट रहना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, मैं आउट ऑफ डेट हो जाऊंगा। समझ में आया? ठीक है, चलिए, तो अब मेरा ये सिंपल क्वेश्चन आपसे ये है कि आप ज्यादा नहीं, जस्ट 3 एक्टिविटीज ऐसी बताइए जो सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्लासिफाई होती है। मैंने आपको क्या सिखाया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज, और नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से क्या है, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग हो सकता है, बट फिर भी मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपको अच्छी तरह से समझाया है। आप मुझे 3 ऐसे एग्जांपल दीजिए, ठीक है, जो हर एक के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आए। मैं नेचर का बात इसलिए कर रहा हूं कि मैंने बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट रखा 5 साल के लिए और उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिलता है, तो मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हूं और मैंने बैंक में 5 साल का फिक्स डिपॉजिट रखा है और उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिलता है, तो वो इंटरेस्ट इनकम मेरे लिए इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में आएगा। बट बैंक का तो नेचर ऑफ बिजनेस ही क्या है, लोगों के पास से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लोन प्रोवाइड करना, तो बैंक इंटरेस्ट चुकाती है, तो वो उसके लिए कहां पे आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा। समझ में आया? अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हूं और मैं कोई कंपनी के अगर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करता हूं जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है मेरे लिए, समझ में आया, ठीक है, और उसके ऊपर मुझे डिविडेंड मिलता है, तो मेरे लिए वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज आएगा। बट कुछ कंपनीज ऐसी होती है जिनका नेचर ऑफ बिजनेस ही इन्वेस्टमेंट का है, इन्वेस्टमेंट कंपनीज जिसको बोला जाता है, तो वो अगर डिविडेंड रिसीव करती है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग इनकम हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ कंपनीज ऐसी है जो शेयर्स में ही डील करती है, शेयर्स खरीदने का, शेयर्स बेचने का, समझ में आया, तो वो उनके ऑपरेशंस के साथ कनेक्टेड है। समझ में आया? तो अगर वो कंपनीज को डिविडेंड मिलता है तो क्या आएगा, ऑपरेटिंग इनकम आएगा। तो ये मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया। अब आप कितना समझे हैं, ठीक है, आप कितना समझे हैं, ठीक है, वो जस्ट मैं आइडेंटिफाई करना चाहता हूं। 3 ऐसी एक्टिविटीज बताइए जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्लासिफाई हो जाए। यस, परचेज सबके लिए नहीं हो सकता, बैंक क्या परचेज करेगा, ठीक है। यस बेटा, सर्विस भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं करता, वो गुड सेल करता है। बच्चों 3 ऐसे एग्जांपल सिर्फ जो सबके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्लासिफाई हो सकते हैं।
इन्वेस्टमेंट सबके लिए ऑपरेटिंग कैसे हो सकता है बेटा? चलो आप देखिए, मैं आपको सिंपल एक चीज बताता हूं बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनिए। जब भी आप लर्न करते हैं, सुनिए, मैं कोई भी चीज आपको एक्सप्लेन करता हूं तो मेरा जो वर्डिंग्स है, मैं जो एग्जांपल्स देता हूं, उसके ऊपर आप फोकस कीजिए। मैंने आपको पहले भी बताया है, अभी भी मैं बता रहा हूं कि मैं कोई भी क्वेश्चन पूछूंगा तो उसका आंसर मैंने पहले ही कम्युनिकेट कर दिया है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में मैंने आपको बताया कि आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कंसीडर करना है। आज की तारीख में मुझे एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बता दो जिसमें एम्प्लॉय काम नहीं करते। अभी सर बटन दबा दिया, अभी सब कुछ याद है सर, लाइट बिल भी सब पे करते हैं, समझ में आया? एडवर्टाइजमेंट भी सभी ऑर्गेनाइजेशन करती है, समझ में आया? ठीक है, तो सुनिए, कहने का मतलब क्या है कि कंसेप्ट को आप लर्न कीजिए और उसका जो रिलेवेंस है, ठीक है, जो कंटेंट है, उसको अच्छी तरह से याद रखें। तो मेरा 3 एग्जांपल अब बहुत इजी हो गया। कोई, अब मैंने तो 3 बोला, अब 5 भी बोल सकते हैं, समझ में आया? आप क्या कर सकते हैं, 5 भी बोल सकते हैं, बट जो क्वेश्चन पूछने वाले का तरीका होता है ना, जो क्वेश्चन पूछने वाले का तरीका होता है ना, वो पूछने के टाइम पे सामने वाला कई बार क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। वैसे हमारे साथ एक साउथ इंडियन सर थे, मेरे सीनियर थे, डिस्कशन कर रहे थे, काफी साल पुरानी बात है, 10 से 12 साल पुरानी बात है। उन्होंने मुझे एक चीज बताई कि साउथ इंडियन का इंग्लिश बहुत अच्छा होता है। मैंने बोला ये तो सर मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है, और डिस्कशन शुरू हो गया, तुम गुजराती लोग ऐसे। मैंने बोला सर कास्ट पे क्यों जा रहे हैं सर? ठीक है, हाँ केरला में एजुकेशन सबसे ज्यादा है, आई एक्सेप्ट दैट एंड आई रिस्पेक्ट दैट, ठीक है, कि मोर एजुकेशन इज देयर, ठीक है, बट वडोदरा के अंदर जो क्राउड है, गुजरात में जो क्राउड है, वो एक्चुअली ये बात कहां से निकली थी, हमें एक पर्सन को एज ए एम्प्लॉय लेना था, ठीक है, तो इंटरव्यू अरेंज किया, एक लड़के को इंटरव्यू के लिए बुलाया और उसे पूछा कि भाई आपकी लाइफ का क्या गोल है। तो जो इंटरव्यू देने के लिए लड़का आया था, उसने क्या बोला, सर 2 साल में अपनी ऐसी कंपनी होनी चाहिए। काम करने के बारे में डायरेक्ट सीधा क्या बोला, सर 2-3 साल में अपना ऐसा कंपनी होना चाहिए, समझ में आया? ठीक है, तो उसका जो इंटेंशन था वो सर्विस के, और या तो जो ऑर्गेनाइजेशन में वो जिस पोस्ट के लिए आया था उससे रिलेटेड था ही नहीं, समझ में आया? तो उनका इंटेंशन जस्ट यही था। तो सर ने मुझे जस्ट ऐसा बोला कि यहाँ पे इंग्लिश के बारे में डिस्कस, उसके बाद इंग्लिश उसने जो रिज्यूम दिया था, ठीक है, वो रिज्यूम के अंदर कुछ एरर्स थी। तो उन्होंने बोला कि देखो भाई ये इंग्लिश उसका गलत है, गुजरात में ऐसा है। तो मैंने बोला सर ऐसा नहीं है, ठीक है, गुजरात के अंदर भी एजुकेटेड पर्सन है, ठीक है। तो डिस्कशन हुआ, तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा कि तू मेरे को ये बता, बराबर, इंग्लिश के बारे में डिस्कशन शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने उनको एक सिंपल क्वेश्चन पूछा, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा कि जो वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट होते हैं, स्वर और व्यंजन, वो कितने होते हैं, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट, ए ई आई ओ यू, ठीक है। मैंने उनको सिंपल ये चीज मुझे मेरे दादा ने सिखाई थी, ठीक है, दो आई वाज स्टडीड इन गुजराती मीडियम, बट मेरे दादाजी ने मुझे ये चीज सिखाया था कि वॉवेल्स कितने होते हैं। हम स्कूल में भी यही पढ़े, वही चीज मैंने उनको पूछा, क्या पता उन्हें, ए ई आई ओ यू, 5 पता है, यस, और सभी ने यही सीखा हुआ। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ वॉवेल्स, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ वॉवेल्स, क्या आप में से कोई बता सकता है? वॉवेल्स का इंपॉर्टेंस क्या है? उसके आगे एन आता है। ये भी एक बहुत अच्छी बात, ये जो बातें वो मैं बहुत अच्छी लगती है। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि आपके साथ वक्त बिताऊं, मैं कुछ कुछ सुकून आया है, समझे? वॉवेल्स का जस्ट एक सेकंड, वॉवेल्स का जस्ट मैं आपको रियल मीनिंग बताता हूं। वॉवेल्स का इंपॉर्टेंस उतना ही है कि इंग्लिश अल्फाबेट में जितने भी वर्ड्स हैं ना, वो वर्ड्स में ये 5 में से एक जरूर प्रेजेंट रहेगा। इंग्लिश अल्फाबेट का कोई भी वर्ड ये 5 में से एक अल्फाबेट के बिना नहीं बन सकता। बट फिर भी ये वॉवेल्स का रोल है, बट फिर भी कुछ ऐसे वर्ड्स है जिसके अंदर ये 5 में से एक भी नहीं है, तो वहां पे एक 6th वॉवेल आता है जो कोई ध्यान में नहीं रखता, एंड दैट इज वाई।
वाई, WHY। और ये जो चीज मैंने आपको बताई ना, अगर आप ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी लेते हैं ना, कैम्ब्रिज की डिक्शनरी लेते हैं और उसके अंदर आगे जो सब कुछ लिखा होता है, ये जो मैं बता रहा हूं वो चीज आपको वहां पे भी मिलेगा। समझ में आया? अगर मैं WHY ये वर्ड में बोलता हूं तो उसके अंदर AEIOU कोई वर्ड नहीं है, बट वाई अवेलेबल है। समझ में आया? ठीक है, तो जहां पे ये पांचों में से एक भी वर्ड नहीं होगा वहां पे आपको वाई मिलेगा, एंड दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वॉवेल्स। ये चीज मैंने उनको कम्युनिकेट किया था। समझ में आया? और एक चीज, आप जब वॉवेल्स बोलोगे तो आपका मुंह बंद नहीं होगा, ट्राई कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कोई और सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ध्यान से सुनो, नहीं ये लास्ट क्वेश्चन, सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज वो बताइए। यस, सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या है वो मुझे बताइए। सबका ऑफिस बिल्डिंग तो होगा ही, समझ में आया? कोई भी बैंक होगा उसका भी बिल्डिंग होगा, यस। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होगा उसका भी बिल्डिंग होगा, यस। तो ऑफिस बिल्डिंग आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, मशीनरी में ध्यान से सुनिए, अगेन मशीनरीज के अंदर आप देखेंगे तो आज की तारीख में कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कंप्यूटर्स यूज नहीं करते। मशीनरी का वाइडर टर्म आप देखोगे, ठीक है, तो मशीनरीज में कंप्यूटर्स भी आते हैं। समझ में? तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आप वो कंसिडर कर सकते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ध्यान से सुनिए, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का ऐसा दो एग्जांपल जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, तो उसमें ज्यादा दिमाग अप्लाई नहीं करना है। कोई भी कंपनी विदाउट इशूइंग शेयर्स, ठीक है, स्टार्ट नहीं हो सकती। दो देयर इज अ प्रोविजन इन द कंपनीज एक्ट, कुछ कंपनीज ऐसी है जो विदाउट शेयर कैपिटल भी फॉर्म हो सकती है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। समझ में? यस। बट प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो कंपनीज जितनी भी है, चाहे उसका नेचर ऑफ बिजनेस कोई भी हो, वो सर्विस प्रोवाइडर हो, वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, वो फाइनेंसिंग के सेक्टर के अंदर है, इन्वेस्टमेंट कंपनी है, बट अगर उसने शेयर इश्यू किया है तो प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर क्या आएगा? ऑलवेज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा। और ये भी एक क्लैरिटी हमेशा याद रखिए कि नेचर ऑफ बिजनेस कोई भी हो, बट अगर कंपनी डिविडेंड पे करती है, ध्यान से समझिएगा, रिसीविंग की बात, रिसीवर की बात नहीं करता हूं, अगर आप डिविडेंड रिसीव करते हैं तो वो ऑपरेटिंग या तो इन्वेस्टिंग में क्लासिफाई हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ बिजनेस। बट डिविडेंड जो कंपनी पे करती है उसके लिए डिविडेंड पेमेंट ऑलवेज कहां पे क्लासिफाई होगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। चाहे मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, कोई भी कंपनी है, उसके लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में डिविडेंड पेमेंट क्लासिफाई होगा। बच्चों ये जो मैं क्वेश्चंस आपको पूछता हूं ना, उसका एक रीजन क्या है कि प्रोफेशनल एग्जाम्स के अंदर कई बार क्वेश्चंस कंसेप्चुअल पूछ लेते हैं, अब कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा आता है, बैलेंस शीट दो दिया है, एक इनकम स्टेटमेंट दिया है, वो टैली करके आ जाएगा, बट क्वेश्चन मेरे जैसा पूछ लिया। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के 3 एग्जांपल दीजिए जो सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉमन है, ठीक है, तो सोच में पड़ जाएगा। ठीक है, तो वो चीजें सब आपको क्लैरिटी के साथ याद रखना है, उसी को कंसेप्चुअल लर्निंग बोला जाता है। बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम हमारा अकाउंट्स के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट कंटिन्यू करेंगे और एफएम के अंदर टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस, जिसके अंदर रेशियो कंप्लीट करेंगे। दोनों का पैम्फलेट आपको मिल जाएगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और पक्का नोटबुक लेके आइएगा क्योंकि अब हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा और 3 घंटा मैंने ले लिया तो 15-20 पेज आराम से बढ़ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में वो ध्यान रखिएगा। कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, अदरवाइज टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चों। कोई डाउट है ऑनलाइन वाले बच्चों को? एनीवन? कोई डाउट नहीं है? ओके, तो लेक्चर कंटिन्यू करते हैं बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। लेक्चर एंड करता हूं मैं।